अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो टेस्टिंग एंड एवेलुएशन है। अब टेस्टिंग एंड एवेलुएशन पर बात करें तो सबसे पहले तो हम एवेलुएशन के कंसेप्ट को समझेंगे कि एवेलुएशन क्या है। तो एजुकेशनल एवेलुएशन या एवेलुएशन मतलब उर्दू में इसको जायज़ा कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करना, उसका जायज़ा लेना, ठीक है, एवेलुएट करना कि अगर आप इसके के जैसे पूरा एजुकेशनल प्रोसेस है तो उसमें उसको एवेल्यूएट करना कि आया लर्निंग के जो और टीचिंग के बाद जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस हद तक हासिल किए जा चुके हैं और मज़ीद उसमें कौन कौन से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल करने वाले बाकी हैं। तो एवेल्यूएशन एक ऐसा डिसिप्लिन प्रोसेस है या मुनज़्ज़म अमल है जिसकी बदौलत इस बात का फ़ैसला किया जाता है कि टीचर और स्टूडेंट या लर्नर और टीचर के जो लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे वो किस हद तक हासिल करने में कामयाब हुए हैं। तो ये एवेलुएशन होती है कि जो भी पूरा एजुकेशनल प्रोसेस हो रहा है और उसके जो मकासद हैं क्या वो हासिल किए जा चुके हैं या नहीं। अब जो एवेलुएशन है ये टर्म थोड़ी ब्रॉड है, बड़ी टर्म है। अब इसके अंदर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, उसके अलावा स्टूडेंट के अदर लर्निंग्स जो हैं उसकी सोशल बिहेवियर, उसकी इमोशनल ग्रोथ और इसके अलावा जितने भी उसकी लर्निंग हो रही होती है उस सब की इवैल्यूएशन करना कि वो लर्निंग के किस लेवल पर खड़ा है, तो इसको इवैल्यूएशन कहा जाता है। एजुकेशनल मतलब इससे वो अमल है या वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए इस बात का तयन किया जाता है कि स्टूडेंट्स ने नेशनल या लोकल लेवल पर जो भी ऑब्जेक्टिव्स तय किए थे वो किस हद तक हासिल किए हैं और फिर स्टूडेंट्स के बिहेवियर में क्या तब्दीली पैदा हुई है। हमने पढ़ा था कि एजुकेशन का मकसद या टीचिंग का मकसद जो है वो डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर है, तो क्या आया वो चेंज इन बिहेवियर जो है वो आया है या नहीं। तो एवेलुएशन से हमें ये पता चलता है, ठीक है। तो फिर उसमें उसकी वर्थ को देखा जाता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह से उसकी एवेलुएशन की जाती है। तो एवेल्यूएशन से जो है वो जिन चंद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका पता लगाया जाता है उसमें ये है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह से एवेल्यूएशन की जाए। फिर टेस्टिंग और मेजरमेंट ये दोनों एवेल्यूएशन के प्रोसेस के अंदर शामिल होते हैं। अभी हम नेक्स्ट टेस्टिंग और मेजरमेंट को भी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा टीचिंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी कंप्लीशन का अंदाज़ा लगाना मुमकिन हो जाता है कि वो किस हद तक हासिल हो गए हैं और किस हद तक बाकी हैं। मेन इसका पॉइंट यही है। और उसके बाद है असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट को अगर उर्दू में कहें तो एक असेसमेंट मतलब अंदाज़ा या जांच, इसको इंग्लिश में असेसमेंट कहते हैं। तो ये एक ऐसा अमल है जिसमें ये कोशिश की जाती है कि डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए लर्निंग और टीचिंग की क्वालिटी और क्वांटिटी की मेजरमेंट की जा सके। कि असेसमेंट के अंदर लर्निंग और टीचिंग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की मेजरमेंट, यानी कि एक टीचर अगर टीच कर रहा है तो उसका टीचिंग का लेवल क्या है, उसके अंदर वो कितना मयारी है, मतलब वो कितने मयारी लेवल पर टीच कर रहा है या सिर्फ मतलब वक्त गुजार रहा है या टाइम पास कर रहा है। और इसी तरह जो लर्नर हैं वो किस तरह से सीख रहे हैं, वो प्रॉपर वे में सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, और मज़ीद उनको किस किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये असेसमेंट होती है। उसके बाद टेस्टिंग पे बात करते हैं कि टेस्टिंग क्या है। इंग्लिश में टेस्ट कहते हैं, उर्दू में इसको आजमाइश कहते हैं। तो टेस्टिंग जो है बेसिकली एक टर्म है जिससे ये सवाल या सवालात का मजमुआ जिसको कहा जाता है वो एक टेस्ट होता है। अब इसको ये मतलब जैसे किसी एक सब्जेक्ट का पेपर देना हो तो उसको कहते हैं कि टेस्ट है। मिसाल के तौर पर
कि एक स्टूडेंट है एफएससी का, तो उसके ज़्यादा सारे सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि इंग्लिश है, उर्दू है, बायो है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, तो ये सारे उसके सब्जेक्ट्स हैं। अब उनमें से अगर उसका किसी एक सब्जेक्ट का वो पेपर देगा तो वो टेस्ट होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो उर्दू का पेपर दे रहा है तो वो टेस्ट होगा, ठीक है। जैसे कि अभी आप अपने इस पोस्ट से रिलेटेड ये जो आपने टेस्ट देना है, इसको भी तो टेस्ट ही कहा जा रहा है, एग्ज़ाम नहीं कहा जा रहा, टेस्ट कहा जा रहा है, क्योंकि ये आपका इस्लामिक स्टडीज़ या एक स्पेसिफिक पोस्ट से रिलेटेड एक पेपर है, तो ये टेस्ट है। तो ये टेस्टिंग होती है किसी भी वन सिंगल सब्जेक्ट के अंदर। तो टेस्टिंग की एक डेफिनेशन कि इट इज़ अ मेथड बाय विच द प्रेजेंस, क्वालिटी और जेन्युइननेस ऑफ एनीथिंग इज़ डिटरमिन्ड। इसके अगर उर्दू में आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊँ तो ये पैमाइश जो है या मेजरमेंट एवेल्यूशन का एक ऐसा मखसूस मेथड है जिससे वैलिडिटी की मिकदार का जो है वो अंदाज़ा लगाया जाता है कि और अंदाज़ा लगाने के लिए जो जो टूल यूज़ किया जाता है उसको टेस्ट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आपको चेक करना हो कि आपको पेडागोजी किस लेवल की आती है, तो आपसे एक टेस्ट लिया जाए। तो जब टेस्ट में आपके मार्क्स आएंगे तो वो, क्योंकि मार्क्स जो हैं वो बता रहे होंगे कि जी ये इस लेवल पर खड़े हैं, तो वो टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब आपकी एवेल्यूएशन हो गई, एवेल्यूएशन के बाद असेसमेंट का कंसेप्ट हो गया, असेसमेंट के बाद टेस्टिंग हो गई। अब बात करेंगे एग्जामिनेशन पे कि एग्जामिनेशन क्या चीज़ है। तो वैसे तो आपने वर्ड सुना हुआ है, सारी ज़िंदगी एग्ज़ाम्स दे दे के यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी अब ज़रा एजुकेशन की ज़बान में भी पढ़ ही लेते हैं कि एग्जामिनेशन जो है वो जिसके मायने होते हैं इम्तिहान या फिर मुआयना या स्टूडेंट्स और या उम्मीदवारों की अहलियत को जांचने के लिए या उनकी स्किल्स को चेक करने के लिए एक जो उनसे टेस्ट लिया जाएगा। अब इम्तिहान से मुराद वो तरीका है जिससे स्टूडेंट्स की तालीमी काबिलियत की जांच की जाए। ज़्यादातर जो ये है ये फॉर्मल या रवायती तरीके तक ही महदूद रखा जाता है इम्तिहान को, और इससे यही मायने भी मुराद लिए जाते हैं कि जी इम्तिहान फॉर्मल मतलब कि एक इदारे के अंदर चेक एंड बैलेंस के अंदर एक फ़िक्स्ड टाइम के अंदर, ठीक है, फिक्स्ड पे मतलब एक मखसूस सवालिया पेपर जो है वो दिया जाता है, उसको इम्तिहान कहा जाता है। अब इसकी जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दी कि एक स्टूडेंट है एफएससी का और उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर वो सारे सब्जेक्ट्स के पेपर दे रहा है तो वो इम्तिहान दे रहा है। लेकिन अगर किसी सिंगल सब्जेक्ट का पेपर देगा तो वो टेस्ट देगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन टेक्निक फॉर असेसमेंट ऑफ एबिलिटी, अचीवमेंट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस इन सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद आगे लास्ट हमारा टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट का कंसेप्ट क्या है कि पैमाइश इसको उर्दू में कहते हैं मेजरमेंट को। तो मेजरमेंट का उर्दू में जो मतलब है वो पैमाइश और नाप तोल करना। तो मेजरमेंट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड द क्वांटिटी फाउंड बाय सच एन एक्ट, यानी कि आजमाइश एक टूल है और इस टूल के इस्तेमाल से जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनको मेजरमेंट कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैं देखें एक टेस्ट, जैसे मैंने आपसे कहा कि पेडागोजी का आपसे एक टेस्ट लिया गया, फ़र्ज़ करें उसमें 50 नंबर थे। अब 50 में से कुछ स्टूडेंट्स ने 30 लिए, कुछ ने 40 लिए, कुछ ने 50 आउट ऑफ 50 ले लिए। तो फिर जब रिजल्ट बनाया जाएगा तो ये मेजरमेंट की जाएगी जी 40 की रेंज में कितने आगे, 30 की रेंज में कितने आगे और 50 की रेंज में कितने आ गई। तो मेजरमेंट हो गई, एक परसेंटेज आ गई हमारे पास, तो ये मेजरमेंट होती है। यानी मेजरमेंट मुसलसल या जारी जो भी तब्दीलियां हैं मिकदारों के तयन के हवाले से उसके इस्तेमाल का नाम है, तो ये मेजरमेंट हो गई। अच्छा, इसके बाद अब एवेल्यूएशन की टाइप्स पर बात करते हैं। जी, एवेल्यूएशन जो है सुमेटिव और फॉर्मेटिव दो किस्म के जो है वो एवेल्यूएशन होती है। अब इसमें इसकी मतलब आप कह लें कि दो किस्में हैं। अब जो सुमेटिव या फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन है, इनमें पहले फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन आती है, फिर सुमेटिव एवेल्यूएशन आती है। दो टाइप्स हैं टेस्ट की या एवेल्यूएशन की, सॉरी, दो टाइप्स हैं एवेल्यूएशन की। नंबर 1 फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, नंबर 2 सुमेटिव एवेल्यूएशन। स्लोली इसलिए बात कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। अब फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन कौन सी होती है? हमारे यहाँ
तालीमी जो दौरानिया है वो 1 साल का होता है, नहीं 1 साल के बाद बच्चा जो है वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है, ठीक है। तो 1 साल के दौरान जितना सिलेबस है उस पूरे साल के दौरान जो आप स्टूडेंट से डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट लिए जाएंगे वो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन में आएंगे। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन को उर्दू में तश्कीली जायज़ा कहा जाता है, ठीक है, कि ड्यूरिंग द सेशन जो भी टेस्ट लिया जाएगा वो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन होगा, और फिर एंड ऑफ द सेशन जो टेस्ट लिया जाएगा वो सुमेटिव एवेल्यूएशन में आएगा। यानी और सुमेटिव एवेल्यूएशन को उर्दू में कहते हैं तकमीली जायज़ा, यानी किसी भी चीज़ के मुकम्मल होने पर जो टेस्ट लिया जाएगा या जो एवेल्यूएशन की जाएगी वो सुमेटिव एवेल्यूएशन होगी, ठीक है। तो 2 किस्म की एवेल्यूएशन होती है, एक फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन और दूसरी सुमेटिव एवेल्यूएशन, ठीक है। ये टाइप्स क्लियर हो गई। अब सवाल जो आपसे पेपर में आ जाएगा वो टाइप्स का भी आ सकता है कि कितनी टाइप्स होते हैं, या फिर आपसे सवाल इस नोयत का आ सकता है कि ड्यूरिंग द सेशन जो टेस्ट लिया जाता है वो कौन सा होगा, या डेली लिया जाने वाला या मंथली लिए जाने वाले टेस्ट जो हैं वो एवेल्यूएशन की किस टाइप में शामिल होंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन में होंगे, और जो एंड ऑफ द सेशन लिया जाएगा वो सुमेटिव एवेल्यूएशन होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ आप तैयारी कर रहे हैं और आपसे डिफरेंट टेस्ट लिए जाते हैं, तो ये आपके फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन होंगी, और जब आप फाइनल जाके इम्तिहान एफपीएससी का देंगे वो आपकी सुमेटिव एवेल्यूएशन हो जाएगी, या फिर मतलब लास्ट डे पे एकेडमी की तरफ से एक फाइनल टेस्ट कंडक्ट किया जाए तो वो सुमेटिव एवेल्यूएशन काउंट हो जाएगी, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ गुड टेस्ट, ठीक है, कि एक अच्छे टेस्ट की खूबियाँ कौन कौन सी होती हैं। अच्छा, इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी है। क्वालिटीज़ ऑफ गुड टेस्ट में रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे हम बात करेंगे। इसके अलावा 3 और हैं, यूजेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटेबिलिटी और इंटरप्रेटेबिलिटी, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी और उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा, अब वैलिडिटी क्या है, पहले रिलायबिलिटी पे बात करते हैं। व्हाट इज़ रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी को उर्दू में कहते हैं मोतबर होना किसी चीज़ का, ठीक है, या काबिल एतबार होना, रिलायबिलिटी यानी रिलायबल होना। मिसाल के तौर पे ये चेक करना हो कि एक स्टूडेंट का लर्निंग लेवल क्या है, उससे एक टेस्ट लिया गया, ठीक है, उसने टेस्ट दिया और उसने टेस्ट में से 100 में से 70 नंबर हासिल किए। आपको ये शक हुआ कि पता नहीं इसने खुद हासिल किया या कोई अदर रिसोर्सेज यूज़ करके हासिल कर लिए हैं। आपने चंद दिन बाद उसी बच्चे का वही टेस्ट थोड़े से सवालात को चेंज करके, लेकिन चीज़ें वही पूछी गई, दोबारा टेस्ट लिया और बच्चे ने फिर भी 70 नंबर हासिल किए। फिर चंद दिन के बाद आपने फिर तसल्ली के लिए उससे टेस्ट लिया, लेकिन बच्चे ने फिर भी 100 में से 70 नंबर ही हासिल किए, मतलब वो नीचे नहीं गिरा, उसने अपना वो लेवल मेंटेन रखा। तो क्या हुआ कि वो टेस्ट रिलायबल था, ठीक है, कि वो उसकी एक्चुअल मेहनत ही थी, वो रिलायबिलिटी यानी वो काबिल एतबार था, ठीक है, कि रिलायबल टेस्ट था। इसी तरह अब रिलायबिलिटी के हवाले से वैसे तो बहुत सारे जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने तौर पर एक्सप्लेनेशन किए, लेकिन एनास्टेसी जो है उसने एक एक्सप्लेनेशन की है रिलायबिलिटी की, तो उसको ज़रा समझते हैं कि वो कहते हैं कि मोतबरी, उर्दू में रिलायबिलिटी को मोतबरी या एतबारियत कहा जाता है, काबिल एतबार होना। तो उस बात का नाम है कि किसी फ़र्द का मुख्तलिफ मौके पर एक ही टेस्ट देकर बार बार इम्तिहान लिया जाए। जैसे कि अभी आपको मैंने मिसाल समझाई कि किसी भी शख्स का मुख्तलिफ मौके पर या डिफरेंट जो है मौक़ों पर, मतलब एक दिन, फिर 15 दिन बाद, फिर 1 महीने के बाद एक ही टेस्ट देकर बार बार जब उसका इम्तिहान लिया जाएगा। अब एक ही टेस्ट से यहाँ मुराद ये नहीं कि वही सेम टेस्ट हो, मतलब उसका लेवल वही हो, बेशक
सवालात तब्दील कर दिए जाएं। मिसाल के तौर पर अब मैथमेटिक्स के अगर क्वेश्चन है तो एडिशन के ही क्वेश्चन है, लेकिन एडिशन में मतलब 3 डिजिट्स तक या 5 डिजिट्स तक आप या 7 डिजिट्स तक भी ले जाएं, लेकिन मतलब स्टेटमेंट चेंज कर दें, ठीक है, तो फिर लेवल तो वही रहेगा, सिर्फ स्टेटमेंट बदली जाएगी। तो इम्तिहान लिया जाए या उसका इम्तिहान इस तरह के सवालात के मुख्तलिफ जो हैं और सवालात की मदद से लिया जाए, या फिर थोड़े से हालात बदल के, यानी पहले मंथली ले लिए, फिर जो है वो आफ्टर 3 मंथ ले लिया, तो हर दफ़ा जो नंबर है ना, जो रिज़ल्ट है वो सेम रहना चाहिए, तो फिर वो टेस्ट जो है वो रिलायबल होता है। यानी आपने ये तसल्ली करनी होती है कि टेस्ट कंडक्ट जो है वो फेयर हो रहा है, उसमें कोई अदर रिसोर्सेज नहीं है, बच्चे ने जो भी मतलब हल किया है वो खुद अपनी मेहनत और काबिलियत पर हल किया है, और टेस्ट में किसी किस्म के कोई लूप होल नहीं थे, बल्कि बिल्कुल ठीक टेस्ट बना हुआ था, ठीक है, कि टेस्ट रिलायबल रहे, ठीक है, तो ये रिलायबिलिटी होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है वैलिडिटी, कि वैलिडिटी क्या है। अब वैलिडिटी से मुराद ये है कि टेस्ट वैलिड हो, यानी कि जिस चीज़ का टेस्ट दावा कर रहा है ना कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड हूँ या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हूँ, तो वो उन सारे मयारात पर पूरा उतरता हो। मिसाल के तौर पे आप इस्लामिक स्टडीज़ का टेस्ट देने जा रहे हैं, तो आपने जो टेस्ट देना है वो इस्लामिक स्टडीज़ जो आपका मखसूस सिलेबस है उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड हो, ये नहीं कि आपको इस्लामिक स्टडीज़ कह के और इंग्लिश का टेस्ट ले लिया जाए, ठीक है। इसी तरह आपने अब ये एफपीएससी का टेस्ट देना है, तो ये आपको सिलेबस मखसूस दिया गया है कि 20 मार्क्स इंग्लिश है, 30 मार्क्स आपका एजुकेशन है और 50 मार्क्स आपका इस्लामिक स्टडीज़ है, तो आपका जो टेस्ट लिया जाए वो इन्हीं मयारात पर लिया जाए तो वो वैलिड होगा। लेकिन अगर आपको बताया तो ये गया है, लेकिन आपसे ले कोई टेस्ट और लिया जाए तो वो वैलिड नहीं होगा। और बाज़ दफ़ा आपने सुना हो, मतलब आप टीचिंग भी करती हैं सारी, तो बच्चे कहते हैं कि ये तो हमारे सिलेबस में से नहीं आया। तो जो चीज़ इस तरह की आ जाए, कभी कभार हो भी जाता है इस तरह, तो वो फिर वैलिड नहीं रहता टेस्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पर कि मुतालिया पाकिस्तान का पेपर लेना है और क्लास 10th के लेवल का लेना है, ठीक है, तो अगर वो टेस्ट जो बनाया गया है वो 10th क्लास के मुतालिया पाकिस्तान के सब्जेक्ट्स के मुताबिक ही पेपर बनाया गया है तो वो वैलिड है, ठीक है। और अगर मुतालिया पाकिस्तान कहे कि उसके अंदर जो है वो उर्दू के सवालात या फिर उसका लेवल जो है वो 10th की बजाय या तो 7-8 कर दिया जाए या फिर 10th की बजाय उसका बीए कर दिया जाए, तो फिर वो भी वैलिड नहीं रहता, ये वैलिडिटी होती है। अब मतलब मतन के यानी कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से भी वैलिड हो, और उसके अलावा इमला की गलतियां ना हों, स्टेटमेंट वाज़ेह समझ आ रही हो, तो हर तरह से जो है वो वैलिड टेस्ट होना चाहिए। तीसरी जो क्वालिटी है अच्छे टेस्ट की वो ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी को आप इस तरह से समझ लें कि एक होते हैं मरूज़ी सवालात और एक होते हैं इंशाई तर्ज के या मौजूई क्वेश्चन जो होते हैं जिन पे आपने लंबा लिखना होता है, ठीक है। तो अब जो इस तरह के इंशाई तर्ज के क्वेश्चन होते हैं जब उनको एग्जामिनर चेक करता है, इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ। जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर कर रहे होते हैं या बीए कर रहे हैं, तो लंबे लंबे सवाल किसी भी यूनिवर्सिटी से जब आप बीए या बीएस या एमए या एमफिल के लेवल पर होते हैं तो लंबे लंबे सवाल लिखने होते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नहीं होते, वो सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं। तो उन टेस्ट के अंदर आपके एग्जामिनर पे डिपेंड कर रहा है वो आपको मार्क्स कितने दे। और पता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सीजीपीए का कितना मतलब इम्पोर्टेंट रोल होता है, और बच्चे जो हैं वो एक एक नंबर के लिए कितनी मेहनत कर रहे होते हैं। और अमूमन ये भी ट्रेंड है, फेवरेटिज़म भी का भी शिकार हो जाते हैं असातिज़ा, और फिर वो जो फेवरेट स्टूडेंट है तो उनको मार्क्स अच्छे दे रहे होते हैं। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिविटी की। तो ऑब्जेक्टिविटी ये होती है कि जहाँ पर चेकिंग के दौरान एग्जामिनर का अमल दखल ना हो,
उसकी अपनी ज़ाती राय का दखल ना हो, उसके मूड का असर ना हो रहा उस पे, बल्कि जो है उसको वही मार्क्स दिए जाएँ। मिसाल के तौर पे 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट है और 50 नंबर के अब ज़ाहिर एक मखसूस उसकी की बनी हुई है, तो एग्ज़ामिनर का चाहे जो भी मूड है आपने उसने की के मुताबिक ही चेक करना है। अब बेशक आप वही टेस्ट और 10 बंदों से चेक करवा लें, उसका रिज़ल्ट वही रहेगा। अगर बच्चे के 50 में से 40 ठीक हैं तो 40 ही ठीक रहेंगे, ये नहीं कि एग्जामिनर को चेंज करते जाएं तो मार्क्स चेंज होंगे, ऐसा नहीं होगा। अलबत्ता सब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट में आप एग्जामिनर चेंज करें, यानी एक पेपर है 10 बंदों से चेक करवाएं, 10 बंदों ने अपना रिजल्ट देना है, हर एक का चेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होगा। तो ऑब्जेक्टिविटी ये होती है कि स्टूडेंट का इस्तेहसाल ना हो, बल्कि जो उसने अटेम्प्ट किया है उसको उसी के मुताबिक मार्क्स दे दिए जाएं। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन पे कि इम्तिहानात किस तरह के होते हैं। अच्छा मैम, ये लास्ट वाले का नाम क्या बताया आपने? ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा ये देखें ना आप, ये आपके सामने जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, यूनिट नंबर 2, आप ना बाहर ही बैठ जाओ, वो दूसरे रूम में, ठीक है, मैं थोड़ी देर तक आ जाती हूँ। अच्छा, क्वालिटी ऑफ टेस्ट जो है ना, इसमें यूनिट नंबर 2 है। आप इसी को स्क्रॉल करके नीचे ले जाएंगी ना, तो आपके सामने क्वालिटीज़ ऑफ टेस्ट यूनिट नंबर 2 के बिल्कुल स्टार्ट इंट्रोडक्शन पे शो हो जाएंगी, परेशान ना हो, ठीक है। मैंने सिर्फ फ्रंट टाइटल पेज इसलिए लगाया कि इसको स्क्रॉलिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, तो इतना फिर टाइम वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास किस किस्म के नौइयत के टेस्ट या एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये आपके सामने टाइप्स ऑफ टेस्ट शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें ना बुनियादी तौर पर देखा जाए तो 2 किस्म के टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ठीक है। अब जो सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं उनको एसे टाइप टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को एसे टाइप टेस्ट भी कहा जाता है। पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पे। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की भी 2 आगे मज़ीद अक़साम हैं। जो मरूज़ी किस्म के इम्तिहानात या टेस्ट हैं उनकी मज़ीद आगे 2 अक़साम हैं। नंबर 1 पे है सप्लाई टाइप। सप्लाई टाइप मतलब सप्लाई टाइप के अंदर जो खाली जगह को पुर करना, यानी कंप्लीशन आंसर के जो कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट दे दी जाए, दरमियान में से एक कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं तो उन्हें फिल करना होता है, तो वो कंप्लीशन आंसर हो गए। इसी तरह शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होते हैं वो भी सप्लाई टाइप में आ जाते हैं। उसके बाद सिलेक्शन टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप की मज़ीद 2 काइंड्स हैं। नंबर 1 सप्लाई टाइप। सप्लाई टाइप में कंप्लीशन आंसर यानी खाली जगह पुर करना, फिल इन दी ब्लैंक्स, और शॉर्ट आंसर, ठीक है। और दूसरे नंबर पर सिलेक्शन टाइप, यानी सिलेक्शन टाइप मतलब कुछ सिलेक्ट करना, जिसमें एमसीक्यूज टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसे ये आप सॉल्व करती हैं अपने टेस्टों में, कसीरुल इंतखाबी सवालात इसको उर्दू में कहा जाता है। और उसके बाद है मैचिंग कॉलम, तो उसके बाद ट्रू फॉल्स या फिर मतबादल जवाब का जो है वो इंतखाब करना, तो ये सिलेक्शन टाइप में आ गया। अब ऐसे टाइप पर बात करें तो ऐसे टाइप 2 किस्म के होते हैं। ऐसे टाइप में एक होते हैं एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स मतलब जिनका जवाब लंबा होता है, ठीक है, कोई लिमिटेशंस नहीं होती, आप अपनी ख़यालात और अपनी आरा को आज़ादी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सटेंडेड टाइप, ठीक है। और दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स मतलब कि महदूद जवाब देना, जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हो कि इसका सवाल का जवाब दें और आपका जवाब 3 से 5 लाइन के दरमियान हो, या फिर आपका जवाब जो है 150 वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, या फिर आपका जो आंसर है वो 300 से ज़्यादा ना हो, तो ये मतलब लिमिटेड होता है। और फिर इसके अलावा मार्क्स की डिवीजन के हिसाब से भी अगर 2 या 5 नंबर का सवाल है तो उस पर थोड़ा ही लिखना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लिख सकते, ठीक है। और फिर एक और इसके अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जैसे 2 से 3 लाइन में जवाब, 3 से 4 लाइन्स के अंदर जवाब देना, ठीक है। तो ये आते हैं ऐसे टाइप की काइंड्स में। इसके अलावा
कोई इतना ख़ास इम्पोर्टेंट इसमें मतलब कंसेप्ट्स तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने अभी डिस्कस की। बाकी आप जो है वो टेस्ट को सॉल्व करें। अब टाइम कम है, लेक्चर सारे सुनना भी मुश्किल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को सॉल्व करें, तो वही आपके लिए यूज़फुल है, बेनिफिशियल वही है। अच्छा, अभी हम जो टेस्ट करना था सॉल्व वो कर लेते हैं। अच्छा, उसके लिए मुझे 2 मिनट आप दें।